हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी आपकी एमपीपीएससी मेंस में 5वां पेपर है फ्रेंड, और यह बहुत ही अच्छा विषय है। यह हमें बहुत ही ज़्यादा अंक दिला सकता है अगर हम इसमें थोड़ी सी मेहनत करें तो। ठीक है, तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे फ्रेंड संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं, और संज्ञा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो संज्ञा का प्रयोग हम लगभग दिन भर ही करते हैं, इसका उपयोग दिन भर करते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई जब हम शब्द बोलते हैं तो आप अवश्य संज्ञा शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये हम इसमें ठीक से अंतर नहीं जान पाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो संज्ञा का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो संज्ञा का अर्थ हो जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध जिन शब्दों से होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। तो सीधा सा इसका सरल अर्थ है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु अथवा आदि के बोध होता है हमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में हम किसी पर्वत के बारे में बोल रहे हैं तो पर्वत भी क्या है? संज्ञा है। हम किसी स्थान का नाम ले रहे हैं, किसी शहर का नाम ले रहे हैं, किसी गांव का नाम ले रहे हैं, ठीक है, किसी देश का नाम ले रहे हैं, ये सब क्या है? सब संज्ञा ही होती है। किसी पशु का नाम ले रहे हैं, किसी पक्षी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं? संज्ञा ही होते हैं फ्रेंड। जैसे हमने बोला राम, तो राम शब्द क्या है? संज्ञा है। अब इसमें कौन सी संज्ञा है तो मैं आपको अभी आगे इसमें बता रहा हूँ। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं फ्रेंड? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये इसमें देखिए अब आप। तो देखिए इसमें संज्ञा, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर आपसे एमपीपीएससी मेंस में या जो अदर स्टेट होते हैं उनमें अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा का अर्थ बताते हुए उसके प्रकार बताइए, 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको पहले संज्ञा का अर्थ बताना है, उसके बाद फिर इसके प्रकार आपको बताना है। तो इसके प्रकार 5 हो जाते हैं। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं ये देखिए इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला प्रकार देखिए फ्रेंड, संज्ञा का पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और तीसरा हो जाता है भाववाचक संज्ञा, और चौथा हो जाता है इसमें समूहवाचक संज्ञा, और 5वां प्रकार हो जाता है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार हमको इसमें पढ़ना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहा है कि संज्ञा का अर्थ बताइए और उसके प्रकार बताइए, तो आपको संज्ञा का अर्थ लिखने के बाद में ऐसे 5 प्रकार आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताना है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर पहला प्रकार इसका संज्ञा का, तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? तो देखो, जो व्यक्तिवाचक शब्द है ये किससे मिलकर बना है? तो ये व्यक्ति शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक किससे मिलकर बना है? व्यक्ति शब्द से मिलकर बना है। और इसके बाद फिर वाचक मतलब बोध कराता है, और संज्ञा मतलब संज्ञा। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसमें हमको किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, किसी एक वस्तु के बारे में पता चलता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर होती है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण लिखिए, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर आपको कैसे लिखना होगा? तो इसमें आपको लिखना होगा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, किसी एक वस्तु के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, कैसे? तो जैसे हम इसमें उदाहरण देखते हैं, तो कुछ उदाहरण देखिए इसके। तो इसके उदाहरण में जैसे हम बोलते हैं व्यक्तियों के नाम। ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम अपन बोलते हैं जैसे राम, श्याम। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं जैसे राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है आदि। ठीक है, इसके बाद फिर सीता है, गीता है। ठीक है, सीता, गीता आदि। तो इसमें अपन देखते हैं कि जितने भी शब्द होते हैं जिसका हम किसी का नाम लेते हैं, जिससे हमको सिर्फ एक के बारे में ही पता चलता है। तो जैसे हमने बोला कि राम, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि राम तो सिर्फ एक ही है। इसमें किसी 2 या 4 व्यक्तियों के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं। तो हमको सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुए व्यक्तियों के नाम, आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में ऐसे ही यदि हम पर्वतों के नाम लें, कभी पर्वतों के नाम। ठीक है, अब पर्वतों के नाम में जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत एक है। ठीक है, एक से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे सतपुड़ा पर्वत, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने बोला जैसे हिमालय, तो हिमालय क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद फिर ऐसे ही विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द से जब सिर्फ एक के बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया व्यक्तियों के नाम, पर्वतों के नाम। इसके अलावा जैसे नदियों के नाम। ठीक है, अगला आ जाता है जैसे नदियों के नाम। अब नदियों के नाम में भी हम देखते हैं तो बहुत सारी नदियों के नाम हैं। तो नदियों के नाम में जैसे गंगा, ठीक है, यमुना, इसके बाद में सोन, ठीक है, इसके बाद फिर नर्मदा, ठीक है, इसके बाद फिर ताप्ती आदि बहुत सारी नदियां हैं जिनके अपन पर्टिकुलर जब किसी का नाम लेते हैं, तो जब हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे पुस्तक के नाम हम लेते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तकों के नाम। तो पुस्तकों के नाम में फ्रेंड अपन देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं गणित की पुस्तक है ना, गणित है। इसके बाद फिर संस्कृत है, ठीक है, इसके बाद फिर हिंदी है और आदि। तो जितने भी हम पुस्तकों के नाम लेते हैं ये सब क्या हो जाती है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद फिर ऐसे ही और भी हम नाम लेते हैं, जैसे किसी राज्य का नाम लेते हैं या प्रदेश का नाम। ठीक है, जैसे कुछ प्रदेश के नाम। तो प्रदेश के नाम में जैसे अपन बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद में जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसके बाद में जैसे राजस्थान है, इसके बाद में जैसे गुजरात है। तो जब हम किसी भी राज्य का नाम ले रहे हैं तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही हम किसी देश का नाम लेते हैं तो राष्ट्रों के नाम में जैसे हम बोलते हैं भारत है, ठीक है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये क्या है? इनमें सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में और भी हम तमाम बहुत सारे स्थानों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कुछ शहरों के नाम अपन बोलते हैं। तो शहरों के नाम में जैसे हम देखते हैं कि शहरों के नाम, ठीक है, तो शहरों के नाम में जैसे इंदौर,
ठीक है, इसके बाद में भोपाल, इसके बाद में ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है, इसके बाद फिर इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है तो प्रयागराज, इसके बाद काशी या वाराणसी, इसके बाद फिर अलीगढ़, और भी तमाम बहुत सारे शहरों के नाम होते हैं। ठीक है, तो इनको सबको किस में रखा जाता है, इनको सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सागर के नाम आते हैं, तो सागरों में जैसे हिंद महासागर है, ठीक है, और भी तमाम बहुत सारे सागर आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे हमको सिर्फ एक के बारे में पता चलता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए दूसरा प्रकार, तो संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है फ्रेंड, तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक ही प्रकार की वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो जिन संज्ञा शब्दों से, इसको आपको याद रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, ठीक है, व्यक्तियों, एक ही प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों का बोध होता है, का बोध, ठीक है, का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हमें सिर्फ उनके एक ही प्रकार के बारे में पता चलेगा, उसकी हमें जाति का बोध होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम का बोध नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें उनकी सिर्फ जाति का पता चलेगा, उसमें हमें यहाँ पर यह पता नहीं चलेगा कि किसी व्यक्ति का नाम है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका पहले उदाहरण देखिए। अब आप तो उदाहरण देखिए, जैसे तो हमने बोला जैसे पर्वत, ठीक है, तो पर्वत ये जाति है। अब हम इसमें किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने उधर पर्वतों के नाम बताए थे, नदियों के नाम बताए थे, व्यक्तियों के नाम बताए थे, महासागरों के नाम बताए थे, पुस्तकों के नाम बताए थे। तो यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लिया जाता। आ रहा समझ में? तो यहाँ से हमें सिर्फ उसकी जाति का पता चलता है। पर्वत, तो ये कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जाएगा, परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पर्वत शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है। या यूँ पूछ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी, उसके बाद फिर इसके उदाहरण आपको बताने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया जैसे पर्वत, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे नदियाँ, ठीक है, तो नदियाँ ये भी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, या नदी लिख सकते हैं सिर्फ इसको, ठीक है। अब नदी में कौन सी नदी, कुछ निश्चित नहीं। पर्वत में कौन सा पर्वत, ये निश्चित नहीं है। इसके बाद फिर ऐसे ही मानव, तो मानव या मनुष्य, तो हम इसमें किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे। हमको सिर्फ यहाँ पर उसके जाति का बोध होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का या स्थानों का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके आ जाते हैं, जैसे सागर हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर हम किसी दिन का नाम लेते हैं, जैसे दिन। अब दिन में कौन सा दिन, ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम बोलेंगे सोमवार, तो वो किस में चला जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। फिर जैसे हम किसी महीने का नाम लेते हैं, तो महीने का नाम ले रहे हैं फरवरी, तो फरवरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं महीना, ठीक है, हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, महीना। तो ये महीना क्या है, ये महीना जातिवाचक शब्द है या जातिवाचक संज्ञा इसमें। इसके बाद में ऐसे सिर्फ दिन, ठीक है ना, ऐसे ही दिन, तो दिन में जातिवाचक संज्ञा है ये, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ये। इसके बाद में हम फिर बोलते हैं जैसे देश, तो देश क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद फिर ऐसे ही राज्य या प्रदेश, ठीक है। इसके बाद फिर शहर, इसके बाद फिर कवि। आ रहा समझ में? ये सब किस प्रकार के होते हैं, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्तिगत रूप से इनका नाम लेते हैं किसी एक का, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है।
तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये कुछ उदाहरण हमने आपको बताए हैं किसके, जातिवाचक संज्ञा के। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए, तो आपको इसकी पहले परिभाषा लिखना है और फिर आपको इसके उदाहरण लिखना है, ठीक है। ये दूसरा प्रकार संज्ञा का समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें तीसरा प्रकार देखिए इसमें संज्ञा का। तो तीसरा प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हो जाता है, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड? तो इसका अर्थ हो जाता है, या इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि, ठीक है, के गुण या धर्म या दशा, दशा मतलब स्थिति, ठीक है, गुण, धर्म या दशा, स्थिति का बोध होता है, का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है, उसके धर्म के बारे में पता चलता है, इसके बाद में उसका स्थिति या उसकी दशा के बारे में हमको पता चलता है, तो वहाँ पर यह भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है। सरल शब्दों में आपको याद रखना है कि वह संज्ञा जिससे हमें गुण के बारे में पता चले, उसकी स्थिति के बारे में पता चले, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है, ये जातिवाचक संज्ञा होती है फ्रेंड, ठीक है। तो सब सरल है, सब आसान है, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल इसको ठीक से आप समझ लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। तो पहले समझो, उसके बाद फिर याद करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा में, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी गुण के बारे में पता चलता है। तो हम बोलते हैं जैसे वह अच्छा आदमी है, तो जब हम अच्छा बोल रहे हैं तो क्या है, तो उसमें गुण होगा, ठीक है। तो गुण के बारे में पता चलेगा, किसी की स्थिति के बारे में पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, तो बूढ़ा हो चुका है तो उसकी स्थिति के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखिए भाववाचक संज्ञा के। तो भाववाचक संज्ञा में कुछ उदाहरण आते हैं जो आपको याद रखना है। तो भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे अपन अब बोल देते हैं कि बुढ़ापा, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। क्या बोल दिया हमने यहाँ पर, जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, एक स्थिति है, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे शत्रुता, तो शत्रुता कैसा है, ये भाववाचक है। इसके बाद मित्रता, ये कैसा है, ये भाववाचक शब्द होता है, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही जैसे नारीत्व, तो नारीत्व ये गुण होता है। तो नारी में या स्त्री में जो गुण होता है, जिस प्रकार का गुण होगा तो उसे कहा जाता है नारीत्व, ठीक है। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं, किसके, भाववाचक संज्ञा के। अब इसमें हम देखते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर सर्वनाम से जब भाववाचक शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर विशेषण से भाववाचक शब्द कैसे बनाए जाते हैं, ये अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, फिर इसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, ये अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आप इसको जरूर याद रखना। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण आते हैं। जैसे देखिए इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद फिर जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाई जाती है, ये देखिए इसमें। पहले देखिए इसमें जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, ये इसमें देखिए अब आप। जैसे तो जातिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं जैसे बूढ़ा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या है, ये जातिवाचक शब्द है। हमको किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में पता चलता है कि वह बूढ़ा है, ठीक है।
लेकिन इसका भाववाचक कैसे बनेगा? तो इसका भाववाचक हो जाएगा बुढ़ापा। इसका भाववाचक क्या बन जाएगा? इसका बनेगा बुढ़ापा। तो एग्जाम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक शब्द है जाति या बूढ़ा शब्द है, इसका भाववाचक शब्द कैसे बनेगा या इसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? तो आपको बूढ़ा का क्या बनाना होगा? बुढ़ापा। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा शब्द आ जाता है जैसे लड़का। अब लड़का कैसा शब्द है? तो लड़का जातिवाचक शब्द है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं लड़का। तो लड़का ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन हम किसी का नाम लेते हैं जैसे मोहन, सोहन, ठीक है। तो जब इनका नाम ले देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सिर्फ हम बोल रहे हैं लड़का, ये जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। तो फिर इसका भाववाचक हम कैसे बनाएंगे? तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही जैसे मित्र। तो मित्र में कौन सी संज्ञा है फ्रेंड? तो मित्र में जातिवाचक संज्ञा है। इसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? तो इसके बन जाता है मित्रता, ठीक है। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाता है। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है शत्रु। दूसरा क्या हो जाएगा? शत्रु। तो शत्रु भी कैसा शब्द है? शत्रु जातिवाचक शब्द है या जातिवाचक संज्ञा है। और इसका भाववाचक कैसा बनेगा या इसके भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है शत्रुता। तो ये क्या है? जैसे शत्रुता क्या है? एक सोच है हमारी। आ रहा समझ में? तो शत्रुता दिखती नहीं है लेकिन शत्रु दिखाई देता है। आ रहा समझ में? तो जातिवाचक संज्ञा में आपको ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ उसकी जाति का पता चलता है और भाववाचक में हमको उसके गुण पता चलता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर और भी इसके उदाहरण होते हैं जैसे नारी, ठीक है। तो नारी, इसका भाववाचक शब्द कैसे बनेगा? ये इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है? तो भाववाचक संज्ञा होगी इसकी नारीत्व, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे गुरु। तो गुरु कैसा शब्द है फ्रेंड? गुरु है जातिवाचक शब्द। इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी? तो इसका हो जाएगा गुरुत्व, ठीक है। तो गुरु कैसा शब्द है या गुरु में कौन सी संज्ञा है? तो गुरु में है जातिवाचक संज्ञा और इसमें जब हम त्व लगा देते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। आ रहा समझ में? ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो जैसे ही इनमें हम जातिवाचक संज्ञा में हम प्रत्यय का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जो प्रत्यय शब्द बोला है तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना फ्रेंड, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो इनके अंत में जैसे बूढ़ा था तो बूढ़ा के अंत में हमने क्या लगा दिया? पा। तो पा लगा दिया तो ये भाववाचक बन जाता है। फिर इसके बाद जैसे लड़का, तो लड़का के अंत में हमने लगा दिया पन, तो ये इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही मित्र में, तो मित्र में हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो मित्र का क्या हो जाएगा? ये हो जाता है मित्रता। ऐसे शत्रु, तो शत्रु में हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या हो जाता है? शत्रुता हो जाता है। इसके बाद में ऐसे नारी, तो नारी में हमने त्व प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाता है? ये नारीत्व हो जाता है। तो प्रत्यय का मतलब ही यह है कि जब भी ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने आपको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाकर दिखाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए जातिवाचक से भाववाचक शब्दों के उदाहरण लिखिए। तो आपको फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक तरफ जातिवाचक लिखना, दूसरी तरफ भाववाचक लिखना, और ऐसे दो उदाहरण आपको फिर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको उदाहरण बताया किससे? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के। अब इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो देखिए इसमें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के, जैसे अपना, ठीक है। जैसे अपना,
अब अपना क्या है फ्रेंड, सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे, तो जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे सोहन, मोहन, सीता, गीता, कमला, बिमला, ये सब नाम हम लेते हैं, तो अब हम इन नाम के बदले हम शब्द का उपयोग करते हैं वह, वे, उसे, उन्हें, उनको, तुझे, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें। जब इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं हम किसके बदले, किसी नाम के बदले, तो वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो ऐसे ही हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं अपना, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुमको, तो ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का आगे टॉपिक आएगा, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ये जो अपना शब्द है, इसमें अब हम लगाते हैं त्व प्रत्यय। ठीक है, अपना क्या है, ये अपना सर्वनाम है, और इसमें जब हम त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपनत्व। और अपनत्व कैसा हो गया, यहाँ पर ये भाववाचक शब्द बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये आ रहा समझ में। तो जैसे हमने बोला कि अपनत्व, तो इसमें एक भाव उत्पन्न होता है हमें। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे निजी, ठीक है, या सॉरी निज, तो निज ये कैसा है, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब इस निज से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बड़ी ई प्रत्यय। तो जैसे इसमें बड़ी ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है निजी। ठीक है फ्रेंड, तो हमने निज में क्या जोड़ दिया, इसमें ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो इसका क्या बन जाता है, निजी। तो निजी क्या है, एक भाव है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको बनाकर बताया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये देखिए। तो देखिए इसमें क्रिया और क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये देखिए। इसमें उदाहरण देखिए इसके, जैसे क्रिया में हम देखते हैं पहला घबराना। ठीक है, अब घबराना का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो घबराना का भाववाचक हो जाता है घबराहट। ठीक है, घबराना का भाववाचक क्या हो जाएगा, घबराहट। अब यहाँ पर जो हमने क्रिया लिखी है, तो ये क्रिया का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो क्रिया का अर्थ सीधा सा आपको याद रखना है कि किसी भी कार्य का होना। ठीक है, जिनसे हमें किसी भी कार्य का होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कोई सा भी शब्द जिससे हमको किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे तो हमने बोला कि मोहन पढ़ता है। ठीक है, तो मोहन पढ़ता है तो मतलब क्या हो रहा है कि वह कुछ कार्य कर रहा है, कुछ कार्य के होने का बोध हो रहा है हमें। जैसे मोहन बाजार जाता है, तो जाता है मतलब वो कुछ कार्य कर रहा है। तो जिससे हमें कुछ कार्य होने का बोध होता है वह क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे घबराना, तो घबराना क्या है, क्रिया है फ्रेंड। अब इसको हमें भाववाचक बनाना है तो इसमें हम आहट प्रत्यय होता है यह जोड़ देते हैं। तो जैसे आहट प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं तो जो शब्द होता है वो क्या बन जाता है, घबराहट। तो यहाँ पर इसमें संज्ञा कौन सी हो गई, फिर ये घबराहट संज्ञा हो जाती है भाववाचक। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे घबराना है तो घबराना का भाववाचक रूप क्या होगा या इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। आपसे 3 नंबर में ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको घबराना का क्या बनाना है, घबराहट। तो घबराना एक क्रिया है। ठीक है, और घबराहट क्या है, ये एक भाव है। हम सिर्फ इसको सोच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा उदाहरण आ जाता है, जैसे चढ़ना। ठीक है, चढ़ना, तो चढ़ना क्या है फ्रेंड, चढ़ना यहाँ पर क्रिया है। अब इसका भाववाचक रूप क्या हो जाएगा, इसके भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो इसमें जैसे हम आई जोड़ देते हैं, तो आई प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चढ़ाई। इसका क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर ठीक है फ्रेंड, तो इसके और भी उदाहरण आते हैं। जैसे क्रिया है थकना।
ठीक है, क्रिया क्या है, थकना। तो इसका भाववाचक कैसे बनेगा, ये इसमें भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, तो इसका हो जाएगा थकावट। तो थकावट भी होता है और थकान भी होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही अगला इसका उदाहरण आ जाता है, जैसे सजाना। ठीक है, तो सजाना क्या हो जाता है, तो इसका भाववाचक रूप क्या हो जाएगा, सजावट। ठीक है, इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, सजावट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड, ये कुछ क्रिया शब्द थे, जिससे क्रिया से हमने क्या बनाकर दिखाया आपको, भाववाचक। तो आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि थकना ये क्रिया शब्द है, तो इसका भाववाचक शब्द क्या होगा, तो आपको थकावट या थकान ये बनाकर आपको बताना होगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अगला देखिए विशेषण। ठीक है, अगला है विशेषण। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, ये इसमें देखिए जरा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, तो अब इसमें देखिए विशेषण। अब इसको पढ़ने से पहले आपको विशेषण का अर्थ पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण का सीधा सा अर्थ होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। सरल भाषा में याद रखें कि जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे तो हमने बोला जैसे सुंदर। ठीक है, तो सुंदर क्या है, ये विशेषण शब्द होता है, ये विशेषण है। ठीक है, तो हमने बोला कि यह घर या यह लड़का सुंदर है, तो यह लड़का सुंदर है, लड़का क्या है, संज्ञा है, उसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और सुंदर क्या हो जाता है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका भाववाचक रूप क्या हो जाएगा, इसका सुंदर का जब इसमें हम ता जोड़ देते हैं, ता प्रत्यय जोड़ते हैं, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाती है सुंदरता। क्या हो जाती है, सुंदरता हो जाती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे गर्म, तो गर्म क्या है, ये विशेषण है, इसका भाववाचक रूप क्या हो जाएगा, या इसके भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी गर्मी। हम गर्मी, तो गर्मी यहाँ पर क्या है, हम इसको एहसास कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे सर्द, तो सर्द का क्या हो जाएगा, सर्द का हो जाता है सर्दी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर ऐसे ही ठंड, तो ठंड का क्या हो जाएगा, ठंडी। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे लाल, तो लाल क्या है, विशेषण है, और जब हम इसमें ईमा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, लालिमा। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाकर आपको बताई है। इसके बाद फिर अगला देखिए अव्यय। अगला देखिए इसमें अव्यय। अब अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ये इसमें आप देखिए जरा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ उदाहरण है, तो देखिए इसमें अव्यय। अब अव्यय क्या है, तो अव्यय का सीधा सा अर्थ आप लोग याद रखना कि वे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किस आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय ये किस प्रकार के शब्द होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब कि जिसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कहा जाता है अविकारी शब्द। तो जितने भी अव्यय शब्द होते हैं ये सब अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अव्यय शब्द हम आपको यहाँ पर बताते हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये आप यहाँ पर देखिए। तो इसमें देखिए कुछ उदाहरण इसके अव्यय शब्दों के। तो जैसे हम बोलते हैं कि समीप। ठीक है, समीप, तो समीप ये कैसा शब्द है, ये अव्यय शब्द है। इसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उदाहरण है इसका जैसे समीप, तो इसमें जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो
तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी समीपता। क्या हो जाएगी फ्रेंड, समीपता। तो समीपता एक भाव है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही निकट, तो निकट का क्या हो जाएगा, निकटता, ठीक है। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, निकटता हो जाती है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है जैसे सावास। तो सावास ये कैसा शब्द है, ये अव्यय शब्द है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जब हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है इसमें सावासी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सावास शब्द होता है, सावास ये अव्यय शब्द है, इसका भाववाचक रूप क्या होगा या इसके भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। तो सावास का हो जाता है सावासी। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड कुछ आपको अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाकर दिखाया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ अव्यय शब्दों का उदाहरण लिखते हुए उन्हें भाववाचक संज्ञा के रूप में बनाइए, ठीक है। तो अगर वो ऐसा पूछ रहा है तो 3 शब्द आपको लिखना है, तो 3 शब्द लिख दो, ये अव्यय शब्द हो गए और उसका भाववाचक रूप लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला प्रकार आ जाता है संज्ञा का, चौथा प्रकार समूहवाचक, ठीक है। अगला देखिए, इसमें चौथा प्रकार संज्ञा का समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या है फ्रेंड, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई वस्तु होगी, कुछ भी हो, तो हमें उसके समूह के बारे में पता चलता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आप इसे याद रखना, ठीक है। अब कुछ उदाहरण यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, ठीक है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसका बोध होगा हमें, तो इसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हमें होता है, उसके समूह के बारे में पता चलता है। तो कुछ इसके उदाहरण देखिए। तो उदाहरण में देखिए जैसे सेना। अब सेना क्या है फ्रेंड, तो सेना व्यक्तियों का समूह होता है, सैनिकों का समूह होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो जो ऑर्केस्ट्रा होता है, तो ऑर्केस्ट्रा भी क्या है, कुछ लोगों का समूह होता है। इसके बाद फिर ऐसे ही सभा, तो सभा भी क्या है, सभा कुछ व्यक्तियों का समूह है। इसके बाद में समिति, अगला है समिति। तो जो समिति शब्द होता है, इसमें भी कौन सी संज्ञा है, इसमें भी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समिति भी कुछ लोगों का समूह होती है। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे मंडल, तो मंडल भी क्या है, कुछ लोगों का समूह है। इसके बाद फिर ऐसे ही आयोग, तो आयोग भी क्या है, ये समूह होता है फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का समूह है आयोग, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, हम संज्ञा कहते हैं, सॉरी उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इससे हमें किसके बारे में पता चलेगा, इससे हमें समूह के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी ये शब्द आपको बताए हैं, ये जितने भी उदाहरण हमने आपको बताए हैं, इनमें सबसे आपको समूह का बोध होता है, सभी से समूह का बोध हो रहा है। सेना भी समूह का बोध है, ऑर्केस्ट्रा भी है, सभा भी है, समिति, मंडल, आयोग, ये सब, ठीक है। इसके बाद में कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे हमने बोला कि गुच्छा, ठीक है, गुच्छा। तो गुच्छा क्या है, यह भी कुछ वस्तुओं का समूह होता है। जैसे हमने बोला कि अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा क्या है, ये कुछ अंगूरों का समूह होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही और भी उदाहरण आते हैं, जैसे घोध, ये शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा और ये आपको ध्यान भी रखना है।
ठीक है, जैसे घोद। तो घोद ये क्या है? तो घोद का मतलब होता है केले का गुच्छा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये क्या है? केले का गुच्छा, ये घोद होता है। ठीक है, तो कोई से भी वस्तु हो जिससे हमको समूह का बोध होता है तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घोद में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, अब ये शब्द हमने सुना नहीं कभी, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे समूहवाचक संज्ञा से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? तो समूहवाचक संज्ञा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आपको ये सब बताना होगा। पहले परिभाषा लिखो, फिर उसके ये उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगली संज्ञा हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी एक परिभाषा आपको याद रखना है हमेशा कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसको परिभाषित आप कैसे करेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों से माप या नाप तोल वाली, ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हमको ऐसी वस्तुओं के बारे में पता चलेगा जिनको नापा तोला जा सकता है। आ रहा समझ में? तो जिन वस्तुओं को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनके बारे में जब हमें पता चलता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसके कुछ उदाहरण होते हैं। तो उदाहरण में जैसे सोना। ठीक है, तो सोना को हम तोल सकते हैं, सोना हमेशा तोल कर दिया जाता है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाती है? इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्य शब्द है फ्रेंड, ये द्रव्य का मतलब ही क्या है? द्रव्य का मतलब है पदार्थ। तो पदार्थ में कोई सा भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सोना, तो सोना को तोला जा सकता है या तोला जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो सोना शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इसे तोला जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही चांदी। तो चांदी में भी कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि चांदी को भी हम तोलते हैं, इसको तोला जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही फिर अगला आ जाता है जैसे तांबा। ठीक है, तांबा में भी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे भी तोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई कठोर वस्तुएं या कठोर चीजें होती हैं। अब इसके बाद में कुछ द्रव, ध्यान रखना, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर होता है। तो द्रव्य में सारे पदार्थ आते हैं और जो द्रव होता है लिक्विड, ये तरल रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें फिर देखिए कुछ जैसे डीजल है। ठीक है, तो डीजल हमेशा नाप कर दिया जाता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे ही पेट्रोल, डीजल है, पेट्रोल है, ये क्या है? ये द्रव्यवाचक पदार्थ हैं, इसको नाप कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे दूध है। ठीक है, दूध, इसके बाद पानी, ये सब क्या है? ये सब तो नापने वाली चीज़ें होती हैं, नापने वाली वस्तुएं हैं, नापने वाले पदार्थ हैं। तो सीधी सी बात आपको याद रखना है इसमें कि जिन वस्तुओं को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं या नाप तोल वाली वस्तुओं के बारे में हमें पता चलता है तो वहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने आपको कुछ उदाहरण बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे
ये सोना चांदी तांबा के अलावा पीतल होता है, लोहा होता है, ठीक है, टिन होता है, और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं। तो बहुत सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं ये सब इसमें आ जाती है। फिर इसके बाद में ये तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ को भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही रखा जाता है। तो सिंपल भाषा में आप इसको याद रखना कि जिनको नापा तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उसके उदाहरण लिखिए। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो परिभाषा लिखकर आपको ये उदाहरण आपको बताना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारी संज्ञा का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्रिया पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता में मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।